वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या है बच्चा? क्या कह रहे हैं आप? अच्छा। कौन सी है बाकी पोयम बच्चों? हाँ हाँ, बताओ। विमेन वर्क रह रही है। और कौन सी इसके अलावा? इविल। इविल के लिए तो बच्चों एक अलग से क्लास लगाओ। इविल दूसरी पोयम के साथ मत करो आप। वो वो आपको मुश्किल हो जाएगी दूसरी पोयम के साथ। वो चलिए हम पढ़ते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं तो करा दूंगा, लेकिन सारी पोयम तो नहीं हो पाएंगी एक पीरियड में। एक पीरियड और नहीं लगाना चाहोगे क्या? आज ही खत्म करना है क्या सब कुछ? देख लो, आपकी मर्जी है। एक में तो ज्यादा हो जाएगा फिर ये। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। टेक्स्ट आपको मिल गया होगा, ग्रुप में मैंने फोटो डाला है अभी। कविता का टेक्स्ट मिल गया आप लोगों को? ओके। तो हम पढ़ते हैं बच्चों द लोस्ट मिस्ट्रेस को। यह कविता है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, और एक प्रकार का ड्रामेटिक मोनोलॉग है। आप जब भी कोई पोयम पढ़ते हैं या कोई लेसन पढ़ते हैं, अपनी डायरी और पेन आपको खोल के रखना चाहिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो नई चीज़ें हैं जो आप तक पहुंच रही हैं, वो आप नोट करते रहे बच्चों। अदरवाइज भूल जाओगे कि ये पोयम किस बारे में है, क्या है, इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों लिखी गई है। जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी, पोयम समझ में नहीं आएगी बच्चों। आपको ये पोयम पढ़ने से पहले दो चीज़ें समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, ये जो पोयम है इसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है, और ब्राउनिंग एक विक्टोरियन पोइट है। विक्टोरियन पोइट हम कहते हैं ऐसे किसी पोइट को जिसने 19 सॉरी 1840 से लेके 1901 तक, यानी कि 1840 से 1901 के बीच में साहित्य रचना की है। ये इंग्लैंड की महारानी का जो शासनकाल था इंग्लैंड में, आई थिंक 1837 से था, 1837 से 1901 तक। ये वही युग है बच्चों, जो इतिहास के बच्चे हैं वो जानते हैं। और ये एक ऐसा युग था बच्चों, जबकि विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, धर्म पीछे हट रहा था। ऐसे एक युग में, ऐसी परिस्थितियों में, जबकि विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, बेटा कोई घर के कामों में लगा हुआ है।
घर के कामों में ना उलझे, आप मेरे को 20 मिनट दें, ये पोएम हो जाएगी। उसके बाद आप जितना चाहो बच्चों, घर के कामों में लग जाना, बातें करना। चलिए, हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की और विक्टोरियन एज की। ये पोएम समझने से पहले बच्चों हमें समझना होगा विक्टोरियन एज को। विक्टोरियन एज क्या है? कन्फ्यूजन है बच्चों, साइंस है, लूजिंग ऑफ फेथ है, धर्म में विश्वास का गंवा देना, ये कैरेक्टर है विक्टोरियन एज का। साइंस में एडवांसमेंट को प्राप्त होना, ये कैरेक्टर है विक्टोरियन एज का। इस युग में बच्चों 3 तरह की काव्य धाराएँ लिखी गई हैं। ध्यान से सुन लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा एक्चुअली ये क्या पोएम है, क्यों लिखी गई है। जो 3 तरह की काव्य धाराएँ हैं, एक का प्रतिनिधित्व करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड इस बात को दिखाते हैं कि विज्ञान के प्रसार के साथ धर्म किस तरह से पीछे हट गया है और धर्म के पीछे हटने के साथ मानव ने अपना विश्वास बाइबल में, गॉड में, रिलीजन में, अच्छी बातों में बिल्कुल खो दिया है और ये विश्वास खोने के कारण वह निराशा से भर गया है। होपलेस हो गई है उसकी कंडीशन, क्योंकि आदमी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए विश्वास और विश्वास आता है धर्म से, विश्वास आता है ईश्वर में आस्था से। अगर ईश्वर को ही नकार दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था विकासवाद के सिद्धांत में कि मानव की उत्पत्ति बंदरों से हुई। अगर बंदर हमारे पूर्वज हैं, तो इस बात ने तो बाइबल को झूठा साबित कर दिया। झूठा साबित कर दिया, तो लोगों ने बाइबल को मानना बंद कर दिया। अभी तक तो वो भगवान को मानते थे, स्वर्ग को मानते थे, बाइबल को मानते थे, धर्म को मानते थे। अब उनको लगने लगा नहीं हमारे साथ छल हुआ है, हमारा कोई रक्षक नहीं है, हमारे लिए कोई स्वर्ग जैसी श्रेष्ठ जगह नहीं है, अच्छी बातों का कोई महत्व नहीं है। एक ये काव्य धारा थी निराशावाद से युक्त, इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे मैथ्यू आर्नोल्ड। दूसरी काव्य धारा बच्चों आशावाद से युक्त, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग बच्चों विज्ञान के इस युग में भी ऐसे काव्य का सृजन कर रहे थे, जो भगवान में विश्वास दर्शाती है, स्वर्ग की धारणा में विश्वास दर्शाती है, बाइबल में विश्वास दर्शाती है। और ब्राउनिंग कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड। यानी कि भगवान अपने सिंहासन पर स्वर्ग में विराजमान हैं और जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है, शुभ घटित हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। आप ये विश्वास रखें। उन्होंने एक प्रकार से हम कहें तो बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से युक्त काव्य की रचना की। तीसरे प्रकार का काव्य इन दोनों के बीच के मध्य का काव्य है, समझौतावादी काव्य है, यानी कि टेनिसन द्वारा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखा गया काव्य। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बच्चों एक ऐसे कवि हैं जो इंग्लैंड के राष्ट्र कवि भी रहे हैं वर्ड्सवर्थ के बाद। वो ऐसे कवि रहे हैं, उन्होंने आगे आते हुए विज्ञान का भी सत्कार किया और धर्म को भी अपने साथ रख के वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा धर्म अपनी जगह सही है, विज्ञान अपनी जगह सही है। हमें विज्ञान की प्रगति को भी अपनाना होगा, हमें धर्म की अच्छी बातों को भी अपनाना होगा और इसके बाद ही हम जीवन में वाक़ई कह सकते हैं कि जीवन संपूर्ण हो गया है जब हर प्रकार की श्रेष्ठता हमारे पास होगी। तो वो कहते हैं कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, यील्डिंग प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ विद मैनी वेज। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो पुरानी व्यवस्था होती है, अगर आपने गीता जी को पढ़ा है या सुना है, तो आप इसको उसके साथ एकाकार कर सकते हो, एक मत में समझ सकते हो। टेनिसन कहते हैं कि पुरानी जो व्यवस्था है, वो जाती रहती है, उसकी जगह पर एक नवीन व्यवस्था आ जाती है और इस प्रकार से भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं तथा ये सारी व्यवस्थाएँ ईश्वर द्वारा संचालित होती हैं। इससे ईश्वर अपने आप को परिपूर्ण करते हैं, मतलब वो अपने सपनों को पूरा करते हैं, वो जैसा करना चाहते हैं, वो वैसा करते हैं।
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विक्टोरियन एज में जो कि बहुत अधिक वैज्ञानिक विकास का युग है, उस युग में जबकि धर्म पीछे हट रहा था, तो लोग असमंजस में थे, हम विज्ञान का अनुसरण करें या धर्म का अनुसरण करें। ऐसे युग का प्रतिनिधित्व करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा है, ब्राउनिंग की कविता पूरी तरह सकारात्मकता की भावना से भरी हुई है और उसमें आशावाद है और उसमें जीवन के अच्छे पक्ष को दर्शाने का एक प्रयास किया गया है। यही प्रयास इस कविता में किया गया। ब्राउनिंग करते क्या हैं बच्चों? ब्राउनिंग अपनी कविताओं में बार-बार ऐसे पात्रों का सृजन करते हैं जो जीवन में असफल हो गया है, जिसका सपना टूट गया है, जिसकी मेहनत व्यर्थ चली गई है, जो अपने लक्ष्य को साधने में असफल हो गया है। ऐसे किसी पात्र को वो लेते हैं और फिर उसके माध्यम से अपने दार्शनिक विचारों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हमें कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। ईश्वर में विश्वास अवश्य रखना चाहिए। कारण अगर हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं, तो हम इसी जन्म में, इसी जीवन में उसका सुफल प्राप्त कर लेते हैं, जो मेहनत हमने की होती है। राइट? और बाय चांस अगर हम अब कर्म कर देते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, तो हमें हमारे कर्म का सुपरिणाम फल प्रदान करने के लिए भगवान स्वर्ग में बैठे मिलते हैं। वो हमें उस कर्म का फल प्रदान करते हैं और ब्राउनिंग कहते हैं, अगर भगवान स्वयं अपने हाथों से हमें पारितोषिक देते हैं, सुफल देते हैं, तो उससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर इस जीवन में कभी हमें अपने किसी प्रयास में असफलता भी मिलती है, तो हमें और खुश हो जाना चाहिए क्योंकि अब उसका सुफल हमें ईश्वर अपने हाथों से प्रदान करने वाले हैं। ये आपकी कविता है। इस कविता में ये इनफैक्ट ब्राउनिंग की विचारधारा है और ये जो कविता है लॉस्ट मिस्ट्रेस, इसमें क्या है? इसमें 2 लोग हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए गए हैं। एक है प्रेमी और एक है उनकी प्रेमिका। दोनों के मध्य का संबंध किसी तनाव पर पहुंचकर टूटने के कगार पर है। इनफैक्ट संभवतः जो अ, स्त्री हैं, उन्होंने अपने पुरुष साथी को ये कह दिया है कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। लेकिन जो पुरुष साथी है, वो बहुत ही सबटली, बहुत ही चतुराईपूर्ण ढंग से उनको मनाने का एक प्रयास करते हैं और ऐसे सजेशंस देते हैं कि हो सकता है हम अ, मेल फीमेल पार्टनर या प्रेमी प्रेमिका के रूप में आगे ना बढ़ पाएँ, लेकिन कम से कम हम दोस्त के रूप में तो एक दूसरे से मिल सकते हैं। हम अपने इस संबंध को एक लेवल पर बनाकर तो रख सकते हैं और यही इस कविता में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से असफल होने के बावजूद भी जो पुरुष साथी है, वे धैर्य नहीं हार गँवाते, हिम्मत नहीं हारते और अपनी प्रेमिका को पुनः वापस प्राप्त करने की जी-तोड़ उसके लिए प्रयास करते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ कविता द लॉस्ट मिस्ट्रेस, खोई हुई प्रेमिका कहिए, वैसे मिस्ट्रेस का जो अर्थ है मास्टर का ये जेंडर चेंज है। मास्टर माने स्वामी होता है और मिस्ट्रेस माने स्वामिनी होता है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, कितना महत्व वो अपनी प्रेमिका को देते हैं। उनको अपने अपने जीवन की स्वामिनी एक प्रकार से उन्होंने माना है। लॉस्ट मीन्स खोई हुई, जो संबंध से बाहर हो गई है। खोई हुई प्रेमिका या खोई हुई स्वामिनी। ऑल इज ओवर देन, अब मैं कविता पढ़ना शुरू करता हूँ जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो। ऑल इज ओवर देन, डज ट्रूथ साउंड बिटर एज वन एट फर्स्ट believes? Hark, is the sparrow's good night twitter about your cottage eaves? All is over then? देखिए, ये ये उन्होंने कह दिया कि सब कुछ खत्म हो गया है। ये पूछ रहे हैं, मतलब ये इन्होंने माना नहीं, ये नहीं कहा चलो तुमने कह दिया, सब खत्म हो गया तो सब खत्म है। ये क्या कह रहे हैं? ओल इज ओवर देन पूछ रहे हैं, बाद में प्रश्नवाचक निशान है दूसरी पंक्ति के आखिर में, उस पे ध्यान दें आप। मतलब तो क्या वाक़ई सब कुछ खत्म हो गया है?
ऑल ओवर का मतलब है सब खत्म हो जाना। डज ट्रूथ साउंड बिटर एज वन एट फर्स्ट बिलीव्स, और क्या सच्चाई जब हम इसका सामना पहली बार करते हैं, ये वाकई उतनी कड़वी होती है जितना हम मानते हैं। देखिए बहुत सुथरा, दोनों ढंग से बोल रहा है। ये कह रहा है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, और दूसरी बात में ये भी मान लिया कि चलो सब कुछ खत्म हो भी गया तो कौन सा आफत आ गई भाई। सच्चाई, चलो सच्चाई है, हमें स्वीकार करनी चाहिए, मैं स्वीकार करता हूँ। आपने कहा सब खत्म हो गया, मैंने मान लिया सब खत्म हो गया, राइट? अरे मेरे मन में कोई कड़ुआहट नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, कोई मैल नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं है। मतलब इतनी भी कड़वी नहीं है ये सच्चाई, जितनी हमें लगती है कि हमारा संबंध अगर खत्म हो जाए, तो क्या मैं जी पाऊँगा या क्या मैं जी पाऊँगी? इस प्रकार से ऐसी कोई मेरी हालत नहीं है। मतलब धीरे-धीरे उनको ये नॉर्मल करने का प्रयास कर रहा है कि मेरे लिए ठीक है, ओके आपने कह दिया खत्म है, चलो कोई बात नहीं। मैं बहुत बुरा नहीं मानता इस बात का। हार्क, ज़रा सुनिए, ज़रा ध्यान से सुनिए। हार्क मीन्स ज़रा ध्यान से सुनिए। इस स्पैरोज़ गुड नाइट ट्वीटर अबाउट योर कॉटेज इज़, कॉटेज मकान को कहते हैं गुड़िया। कॉटेज कहते हैं छोटे मकान को एक प्रकार से। ईव्ज मुंडेर को कहते हैं। आपकी मुंडेर के आपके मकान की मुंडेर के आस-पास, अबाउट मीन्स आस-पास, जो चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, ट्वीटर कहते हैं चहचहाने को। वो एक-दूसरे को अलविदा कह रही हैं। मतलब आपके आप नज़र दौड़ाइए अपने मकान की मुंडेर की तरफ, वहाँ चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, एक-दूसरे को अलविदा कह रही हैं, रात्रिकालीन अलविदा कह रही हैं। अब जब कोई रात्रिकालीन अलविदा किसी को कहता है, तो बच्चों सीधा मैसेज ये होता है कि भई रात्रि बीत जाने के बाद हम पुनः मिलेंगे। ये रात है, ये एक टेम्परेरी अस्थायी ठहराव है, इसके बाद पुनः हमें मिलना है। तो इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए हमारे संबंधों में जो ये ठहराव आया है, यह क्षण भर का है, यह अल्पकालीन है। उसके बाद हम फिर से पहले वाले संबंधों में लौट आएँगे, क्योंकि ये चिड़िया प्रकृति की ओर देखिए, प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है, ये थोड़ी देर के लिए तो एक-दूसरे से जुदा हो जाएँगी, लेकिन उसके बाद पुनः आपस में मिल लेंगी। एक बा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना पोएम, और साइकोलॉजिकल है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रात से नहीं कर रहा बेटा, अपने रिलेशन को वो चिड़ियाओं के रिलेशन से कंपेयर कर रहा है। जो पंछी होते हैं ना, वो पंछियों का जो आपस में रिलेशन होता है, एक उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, एक उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, या फिर रात को तो सबको जुदा होना ही होता है, अपने-अपने घोंसलों में चले जाना होता है। सुबह वो फिर मिलते हैं। ओके, एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूँ, मैंने आपको बताया है बहुत ही साइकोलॉजिकल पोएट है, ड्रामेटिक पोएट है, साइकोलॉजिकल पोएट है, और जब भी कोई पोएट साइकोलॉजिकल होता है ना, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ये पैरा। ऑल इज़ ओवर देन, सब कुछ तो मैं ये मान लूँ कि समाप्त हो गया है? डज़ ट्रुथ साउंड बिटर एज़ वन एट फर्स्ट बिलीव्स, अरे क्या सच वास्तव में उतना कड़वा होता है, जितना यह आदमी को पहली बार देखने में लगता है? या जितना आदमी इसको मानता है? मतलब नहीं, नहीं, इतना कड़वा नहीं होता। जब भी देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये एक रेटरिक है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। मतलब हम किसी को कहें, "अरे क्या तुम पागल हो?" वो एक प्रश्न होता है। वो एक्चुअल में प्रश्न नहीं होता है, वो पूछ नहीं रहा है। वो एक्चुअली कह रहा है, "अरे भाई तुम पागलों जैसे काम कर रहे हो, तुम तो पागल हो।" वो एक रेटरिक बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में क्या तर्क बोलते हैं, तर्क विद्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। पर ये बात कहने का एक ढंग है। अंग्रेजी में ये एक अलंकार है रेटरिक, राइट? तो ये नहीं कह रहे कि वाक़ई सच उतना कड़वा होता है। ये कह रहे हैं कि भई उतना भी कड़वा नहीं होता, सच का सामना हम सबको करना होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। हार्क सुनिए, इज़ द स्पैरोज़ गुड नाइट ट्वीटर, देखिए आ रही है मधुर ध्वनि पंछियों की रात्रिकालीन अलविदा की, जो चहचहा रही हैं अबाउट योर कॉटेज ईव्स, आपके मकान की मुंडेर के आस-पास। अब इसमें से कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉटेज ईव्स, मकान की मुंडेर।
अबाउट मैंने हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द लीफ बर्ड्स ऑन द वाइन आर woolly. I noticed that today, one day more, burst them open fully. You know their red turns grey. बहुत ही खूबसूरत है बच्चों ये पैरा। इनफैक्ट स्टैंजा और पेपर में आ सकता है, मेरी बात याद रखना आप। रेफरेंस के लिए आ सकता है, बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए, एंड द लीफ बर्ड्स, पहले तो एग्जाम्पल दिया है पक्षियों का, अब किसका एग्जाम्पल दिया है? लीफ बर्ड्स का, पत्तों की कोंपलों का। कोंपले तो आप समझते हो, नवीन कोंपले जो आती हैं फूलों की या पत्तों की। पत्तों की जो कलियां निकलती हैं, पत्ते निकलने से पहले कितनी कोमल होती हैं, उनकी बात है। अब पढ़ते हैं हम इसको। एंड द लीफ बर्ड्स ऑन द वाइन आर woolly. वाइन कहते हैं अंगूर की बेल, आप ले लो। अंगूर की बेल को देखिए, उस पे जो नवीन पत्तों की कोपलें निकल रही हैं, वो वुली हैं। वुली मतलब ऊन के गुच्छे जैसी हैं। वुल मैंने ऊन होता है, आप सब जानते हो। और वुली, आप ऊन का जो गुच्छा होता है बच्चों, वो आपस में उलझा हुआ होता है। उसमें ऊन आपस में उलझी हुई होती है। और अगर आपने ध्यान से देखा है, जब ये नवीन कोपले निकलती हैं, वो इस तरह से एक तार सा बन के निकलती हैं, वो आपस में उलझा हुआ सा, घूमा हुआ सा होता है वो तार। उसी की ओर संकेत किया गया है। एंड द लीफ बर्ड्स ऑन द वाइन आर woolly. और अंगूर की बेल पर निकलने वाली नवीन कोपले ऊन के गुच्छे की तरह गुलजदार हैं, उलझी हुई हैं। आज आई नोटिस्ड दैट टुडे, मैंने उसको ध्यान से देखा है। आज ही, आज ही के दिन, आज की बात है। आज, ये आज की स्थिति है। नोटिस्ड ध्यान से देखना। वन डे मोर बर्स देम ओपन फुली, एक और दिन गुजर जाने दीजिए। वन डे मोर, एक और दिन गुजर जाने दीजिए। बर्स देम ओपन फुली, और आप देखिएगा कि ये दिन उनको पूरी तरह खोल देता है। मतलब जो कलियां हैं, ये पूरी तरह खिल जाएंगी। जो ये नवीन रचनाएं हैं, पूरी तरह विकसित हो जाएंगी। यू नो द रेड टर्न्स ग्रे, और आप जानते हो कि किस प्रकार लाल रंग शाह रंग में परिणित हो जाता है, स्लेटी रंग बन जाता है। समझे आप? लाल रंग किसका प्रतीक होता है? शत्रुता की भावना का, खतरे का। और स्लेटी रंग शांति का प्रतीक होता है। यस प्लीज, आप पुनः पढ़िए। एंड द लीफ बर्ड्स ऑन द वाइन आर woolly. आई नोटिस्ड दैट ट्राई, और अंगूर की बेल पर मैंने आज ही ध्यान से देखा है कि अ, पत्तों की नवीन कोपले किस प्रकार से गुलजदार रूप में निकल रही हैं। वन डे मोर बर्स देम ओपन फुली, एक और दिन गुजरेगा और उनको पूर्ण रूप से खिला देगा। यू नो दैट, मतलब उनका आकार भी बदल जाएगा। वो अब पहले की तरह उलझी हुई नहीं रहेंगी। बर्स देम ओपन फुली का मतलब है आकार बदल जाएगा उनका। और यू नो द रेड टर्न गर्ज, आप ये जानते हो कि किस प्रकार से लाल रंग सलेटी रंग में बदल जाएगा। तो यानी कि हमारे जो संबंध है आज जो थोड़े कड़वे शत्रुतापूर्ण हो गए हैं, रेड हो गए हैं, वो कल शांत हो जाएंगे, सलेटी हो जाएंगे। अब देखिए, कुछ पूछना चाहते हो? ये पहले तो, हाँ जी, ओके। ये बाद में मत कहना मेरे को फिर, पूरी पोएम दोबारा करा दो। अभी स्टेंजा वाइज स्टेंजा आप पूछ सकते हो, कुछ पूछ रहे हैं तो। नेक्स्ट बच्चों, टुमारो, कल, यानी कि भविष्य में बहुत शीघ्र ही, जल्दी ही। वी मीट द सेम देन डियरेस्ट, तो कल यानी कि बहुत जल्दी ही मेरी सबसे प्रिया, क्या हम फिर से मिलने आएंगे? मतलब ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है ना, इतना बुरा नहीं हो रहा जितना हम इसको करके देख रहे हैं। तो क्या मैं ये मान लूं, क्योंकि इतना बुरा कुछ हुआ ही नहीं है, और आज जो परिस्थितियां हैं वो कल परिस्थितियां नहीं होंगी, तो मैं क्या ये मान लूं कि आज आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, क्या आप कल मुझसे मिलने आओगे? डियरेस्ट कहा है, फिर से ध्यान दें।
थर्ड डिग्री का प्रयोग है। तो कितना सम्मान ये करते हैं, कितना झुकाव इनका इनके प्रति है। मे आई टेक योर हैंड इन माइन, क्या आप मुझे इतनी अनुमति देंगे कि मैं अपने हाथों में आपका हाथ ले सकूं? मेयर फ्रेंड्स आर वी, अरे अरे, बस मित्र ही हैं हम। देखिए, शायद उनकी प्रेमिका ने जब उन्होंने कहा कि आप अपना हाथ मुझे मेरे हाथ में दीजिए, तो शायद उन्होंने ये शो किया कि वो थोड़ी नाराज़ हैं। तो उसके बाद इन्होंने अपनी बात थोड़ी मैनेज करते हुए, कवर करते हुए कहा है कि अरे, अरे! मित्र ही तो हैं हम। वेल फ्रेंड्स नियरेस्ट, अरे भाई बिल्कुल, बस मित्र ही। नियरेस्ट मीन्स बस मात्र। कीप मच दैट आई रिजाइन, बाकी जो कुछ आपके पास है वो सब रखिए, मैं सब पे अपना अधिकार त्यागता हूँ। मतलब आपका मेरे प्रति कोमल भाव, हृदय, विचार, सब कुछ, जो भी संपदा, जो भी आपके पास है वो रखिए, मैं किसी पे दावा नहीं करता। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि क्या थोड़ी देर के लिए आप अपना हाथ मेरे हाथ में दे देंगे? ये आपका थर्ड स्टैन्ज़ा है। अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। मुझे इसमें कुछ ऐसा लगता नहीं कि रिज़ाइन का मतलब होता है अधिकार त्याग देना। बस एक ये वर्ड है जो आपको, कीप मच का मतलब है वो बाकी कुछ बच जाता है। कीप मच का मतलब वो बाकी बहुत कुछ बच जाता है, जो जो मैं जिस पे मैं अपना सारा दावा त्याग देता हूँ। मतलब हाथ के अलावा भी बहुत कुछ ये इस तरह की बातें। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आइए बच्चों। फॉर ईच ग्लांस ऑफ द आई सो ब्राइट एंड ब्लैक, though I keep with heart's endeavor your voice when you wish the snow drops back, though it stay in my soul forever। देखिए ये क्या कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल आपका हाथ अपने हाथ में चाहिए थोड़ी देर के लिए, बाकी सब चीजों से मैं अपना दावा वापिस ले लेता हूँ, किसी चीज पे अपना अधिकार नहीं जताऊंगा। अब थोड़ा बात फिर आगे बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा बात पलट रहे हैं, यानी कि मुझे थोड़ा सा कुछ और चाहिए। वो क्या चाहिए इसमें है। और ये आ सकता है पेपर में बच्चों, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पोइटिक वे से ज्यादा बढ़िया लाइनें हैं। फॉर ईच ग्लांस ऑफ द आई सो ब्राइट एंड ब्लैक, आपकी जो ये आंखें हैं इतनी चमकीली हैं, ये इतनी गहरी हैं। ब्राइट एंड ब्लैक, चमकीली और काली कहिए, राइट, गहरी कहिए, चमकीली कहिए, यानी कि चमकीली और काली। आपकी जो ये चमकीली और काली आंखें हैं, इनके एक एक झलक के लिए, ईच ग्लांस एक एक झलक के लिए, ग्लांस में नहीं झलक होता है, दो आई कीप विद हर्ट्स एंड मैं इनकी इस झलक को अपने हृदय में संजोकर रखना चाहता हूँ। यानी कि मैंने अधिकार तो छोड़ दिया है सब चीजों पर मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं चाहता हूँ आपकी गहरी चमकीली आंखों की झलक मेरे मन में बसी रहे। योर वॉइस व्हेन यू विश द स्नो ड्रॉप्स बैक, आपकी आवाज की वो मधुर ध्वनि, जब आप कहती हो हे भगवान फिर से बर्फ गिर जाए, आपकी वो कर्ण प्रिय आवाज, दो इट स्टे इन माई सोल फॉर एवर, हालांकि मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा में आपकी आवाज की ये मधुर ध्वनि हमेशा हमेशा के लिए यूं ही गूंजती रहे। ये आपका लास्ट स्टेंजा था। एक बार फिर से मैं हल्का सा पढ़ देता हूँ। फॉर ईच ग्लांस ऑफ द आई सो ब्राइट एंड ब्लैक, आपकी जो गहरी चमकीली आंखें हैं उनकी एक एक झलक, दो आई कीप विद हार्ट्स एंडेवर, मैं अपने हृदय में रखना चाहता हूँ और मैं अपने दिल को बड़ी मुश्किल से काबू में किए हुए हूँ। हार्ट्स एंडेवर का मतलब है दिल को मुश्किल से काबू में रखना, भावनाएं बाहर हो रही हैं। योर वॉइस व्हेन यू विश द स्नो ड्रॉप्स बैक, दो इट स्टे इन माई सोल फॉर एवर, मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा में हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाए आपके आवाज की वो मधुर ध्वनि, जब आप भगवान से प्रार्थना करती हो कि हे भगवान फिर से एक बार बस गिर जाए। कुछ पूछ, फॉर एवर होता है सदा सदा के लिए। देखिए कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट बच्चों, येट आई विल बट से व्हाट मेयर फ्रेंड से। फिर भी शायद इनकी जो प्रेमिका हैं उन्होंने फिर से कोई रिएक्शन दिया है इनकी तरफ देखकर कि ऐसी बातें कर रहे हो। तो अब ये कुछ एक नए एंगल से अपनी बात रख रहे हैं। येट फिर भी, आई विल बट से व्हाट मेयर फ्रेंड से, मैं तो बस केवल वो बात कहूंगा
जो मित्र एक मित्र को कहता है या मित्रों के मध्य जो बातें होती हैं, बस वही बातें मैं आपके साथ करूँगा। आर ओनली ए थॉट स्ट्रॉन्गर, थॉट होता है ज़रा-सा या फिर ये कहिए कि उससे ज़रा-सा अधिक, समझे? अब ज़रा-सा अधिक में तो फिर वही रिलेशन आ गया, मेल फीमेल रिलेशनशिप। अ, आई विल होल्ड योर हैंड बट एज़ लॉन्ग एज़ ऑल मे, मैं आपका हाथ पकड़ूँगा, मैंने माना है क्योंकि मित्र मित्र का हाथ पकड़ सकता है, तो मैं अपने हाथ में आपका हाथ पकड़ूँगा, परंतु हाँ, उतनी देर तक जितनी देर तक कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में ले सकता है, और सो वेरी लिटिल लॉन्गर, या फिर आप यूँ समझिए कि उससे थोड़ा-सा ज़्यादा। ये आपका लास्ट स्टेज है। मतलब इन्होंने कह भी दिया, चलो मैं मित्र ही रहूँगा, आप मित्र मान लेते हो, ठीक है। लेकिन फिर धीरे-धीरे ये भी संकेत दे रहा है, अरे भाई, प्रयास तो मैं उससे ज़्यादा का करूँ। ये आपकी पोएम है। कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। अब ये बताइए, चलिए ठीक है, ऑलराइट। कुछ बाद में नहीं समझ में आए तो भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। सुनीता, कुछ बोलना चाहते हो आप? ठीक है, ध्यान से सुनना, यहीं कन्फ्यूज़ हो गए आप 100%। येट येट मैंने होता है फिर भी, येट आई विल बट से, अरे भाई फिर भी मैं तो बस यही कहूँगा, आई विल बट से, मैं तो बस यही कहूँगा, व्हाट मेयर फ्रेंड से, जो कि मित्र ही कहते हैं। यानी कि मित्र मित्र के साथ जैसी बातें करते हैं, बस वैसी ही बातें मैं आपके साथ करूँगा। आर ओनली ए थॉट स्ट्रॉन्गर, या फिर उससे ज़रा-सा कुछ अधिक, समझ लीजिए। मतलब जैसे प्रेमी प्रेमिका के साथ जो बातें आपस में वो करते हैं, वो करनी है। ये यही बात है। थॉट स्ट्रॉन्गर, ज़रा-सा उससे ज़्यादा। आई विल होल्ड योर हैंड बट एज़ लॉन्ग एज़ ऑल मे, मैं आपका हाथ अपने हाथ में थामूँगा। होल्ड मीन्स थामना होता है। उतनी ही देर तक, एज़ लॉन्ग एज़, उतनी ही देर तक, ऑल में, जितनी देर तक कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके हाथ को अपने हाथ में ले सकता है। मतलब आप एक किसी अनजान व्यक्ति को भी अपना हाथ थोड़ी देर के लिए आप अपना हाथ उसको उसके हाथ में दे सकते हो। तो ये समझ लीजिए मैं भी एक अनजान व्यक्ति हूँ, राइट? मैं बहुत ज़्यादा दावा नहीं करता हूँ इस पे, और सो वेरी लिटिल लॉन्गर, या फिर यूँ समझिए उससे कुछ ज़्यादा देर तलक मैं आपका हाथ अपने हाथ में लेना चाहूँगा। अब पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं? जो तीसरी लाइन में वो कहता है कि सामान्य देर तक मैं आपका हाथ अपने हाथ में लेना चाहूँगा। जब वो देख लेता है कि ये बात एक्सेप्ट हो गई है, तो फिर वो कहता है चलो थोड़ा-सा और ज़्यादा देर तक अपना हाथ मेरे हाथ में दे देना। ये बात है। अब पूछो, कुछ पूछो। अब ये बताओ कि ओके, कोई और दूसरी पोएम पढ़नी है आप लोगों ने? या यही करोगे? यही करोगे अब? यही कर लो बस, तो आप इसको भूल जाओगे। अभी पढ़ते हुए आपको लगा है कि ये आसान है। ये ब्राउनिंग की पोएम है, और ये वाक़ई मुश्किल पोएम हो जाएगी आपके लिए अगर दूसरी पोएम पढ़ ली तो आपने। ये तो भूल ही जाओ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जो भी आए हैं, जो अम्बरीश के बच्चे हैं, केवल वही अपना नाम, रोल नंबर मेरे पास भेजें, बाकी बच्चे मत भेजें। और कीप अटेंडिंग, ये बता दो कितना सिलेबस आपका बचता है? कितना और रहता है? जी, ग्रामर, क्या क्या है ग्रामर में? बस 2 ही चैप्टर है। अच्छा, इडियम्स। इडियम्स तो मैं आज फिर से डाल देता हूँ आपके इसमें ग्रुप में, ठीक है? ईडीएम तो मैं डाल देता हूँ, वो तो आप याद कर लेना, वो आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट से ही ली है मैंने। और और जो वो 2 चैप्टर है ना बच्चों, पोएम कितनी करना चाहोगे? विमेन वर्क करना चाहोगे?
मेरे ख्याल से कौन-कौन सी? ईविल और वुमन वर्क और 2 चैप्टर ग्रामर के हैं। 4 हो गए ना, 4 क्लास तो आपकी लगेंगी ही लगेंगी। 4 से ज़्यादा ही लग जाएँगी क्योंकि ग्रामर में दिक्कत आने वाली है। ऑफ़लाइन तो हो तो ग्रामर का काम कुछ वैसा ही टेक्निकल होता है। चलिए हो तो जाएँगी कोई बात नहीं। बट ये है ना कि पेपर भी आपके सर पे है, तैयारी के लिए वक़्त भी चाहिए। चलिए बेटा डेट अभी तक नहीं कन्फर्म हुई है कुछ भी। अभी रजिस्ट्रार मेरे पास ही बैठे थे, वो उठ के गए हैं, तो डेट कन्फर्म नहीं। आने दो बेटा, आने दो, अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है, कन्फर्म होते ही आपको बताऊँगा मैं। और अभी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ इडियम्स, वो आप तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।